टीटी एकता जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अरे जीते हैं जीतेंगे। नमस्कार दोस्तों, देख रहे हैं आप इस प्रकार के नारे लग रहे हैं और बीएड के ये जो हैं अभ्यर्थी हैं, शिक्षा विभाग में इन्होंने धरना डाल रखा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले ही बता रहा था आपको, मैं मंजीत सिंह अरोड़ा मानव चेतना से। परंतु कुछ दिनों पहले जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें भी लोगों ने बहुत जो है कमेंट दिए, परंतु वो लोग आगे नहीं आना चाहते, कोई बयानबाजी नहीं देना चाहते, ना मीडिया के सामने आना चाहते हैं। परंतु ये लोग जो है बीएड वाले, जिन्होंने सरकारी विभाग से बीएड की है, ये लोग पूरी जो है तथ्य सामने रख रहे हैं, परंतु जो दूसरा पक्ष है वो सामने नहीं आना चाहता। बस तीर चला रहा है पीछे से, भले वो जो है कमेंट देगा, धमकियां देगा या जाने कहेगा को कोर्ट ने कहा है और कोर्ट की बात माननी पड़ेगी। ठीक है, कोर्ट सर्वमान्य है, पर आप अपनी अगर मीडिया के सामने बात रख रहे हैं तो हमारा भी फर्ज है कि मीडिया में उनकी बात को सुना जाए। कहीं ना कहीं ये लोग जो है बात रख रहे हैं, सचिवालय जा रहे हैं, विधानसभा जा रहे हैं, मंत्रियों पे जा रहे हैं, तो हमारा फर्ज ये भी है कि इनकी कवरेज करें, इनकी बात सुने, क्योंकि क्या पीड़ा है इनके अंदर वो सबको बताएं। और इसका हल आप भी, जो दूसरा पक्ष है वो भी रख सकता है, ऐसा नहीं है, आज़ादी सबको है, परंतु धमकियां नहीं देनी चाहिए किसी को, जिससे कि धमकियों से क्या है, गलत बात है, धमकियां नहीं देनी चाहिए। तो मैं इसी बात, मंजीत सिंह अरोड़ा, मैं मानव चेतना से आपको बता रहा हूँ, ये लोग बैठे हैं, इनकी पीड़ा सुनते हैं, क्या पीड़ा है। नमस्कार मैडम, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम उर्मिला शाह है। आप लोग जो यहाँ बीएड के कर्मचारी हैं, मतलब बीएड आपने किया था, तो अब क्या मामला जो आ रहा है, आप जो है सचिवालय भी और विधानसभा भी जा रहे हैं और मंत्रियों से भी मिल रहे हैं, क्या मामला है? सर मामला यही है कि जब एनआईएस टीटी में बैठने के लिए वैलिड ही नहीं था, तो उनसे किस बेस पे उन्होंने टीटी कर दिया और किस बेस पे वो अंदर होना चाह रहे हैं। तो वो लोग ये कह रहे हैं कि जी अदालत का आ रखा है निर्णय, कोर्ट की अवहेलना हो जाएगी, हम आपके ऊपर ये कर देंगे। पत्रकारों को भी धमका रहे हैं, कहीं ना कहीं पत्रकार अगर आपकी खबर लगा रहे हैं तो उनको भी धमकाया जा रहा है, उनके पास भी ऐसे ऐसे फ़ोन कर रहे हैं ये लोग कि हाँ जी अब वो कोर्ट की अवहेलना है, तुम्हारे ऊपर ये लगवा देंगे, तुम्हारे ऊपर ये लगवा देंगे। तो ये क्या, ये मीडिया के जो है स्वतंत्रता है उसको वो भी दबाया जा रहा है कहीं ना कहीं, मैं मानता हूँ। तो खुद भी नहीं आ रहे आगे, और खुद भी मैंने उनको 2 बार कहा आ जाओ भैया आगे, बयान तो दो, तुम्हारी जो भी पीड़ा है तुम बताओ। तो क्या लगता है आपको अब जो है आपका क्या स्टेप रहेगा और क्या करना चाहिए सरकार को? सर हमारा स्टेप यही है कि अगर सरकार नहीं सुन रही तो हम आज इसीलिए यहाँ पे सब लोग इकट्ठे हुए हैं कि हमें महा आंदोलन करना पड़ेगा। तो फिर जो है जिस प्रकार से इनकी पीड़ा चल रही है, मैं ये नहीं कहता ये सही है गलत है, ये तो इनके लोग हैं जो पीड़ा से गुजर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो विभाग भी इनके लिए क्या करना चाहता है, क्या करेगा, वो बाद की बात है, पर जो इनकी पीड़ा है अंदर जो जूझ रही है, जिस प्रकार से इन्होंने जो है प्रदर्शन किया है, जिस प्रकार से ये प्रदर्शन कर रहे हैं, एकत्र हो रखे हैं ये लोग, इनके अंदर की पीड़ा जांचते हैं क्या मामला है। तो मैडम आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम नीतू गर्ग है। तो आप जो जिस प्रकार से आपने यहाँ से बीएड किया, अब आपको अपने आप को छला हुआ महसूस क्यों कर रहे हैं? सर छलावा इसलिए महसूस कर रहे हैं क्योंकि निर्णय हमारे पक्ष में नहीं आया। तो क्या मतलब आपको क्या लगता है कि आप भी कोर्ट में जा सकते हैं? जी कुछ सर ये अभी पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हुआ है कि डीएलएड वालों का, एनआईएस वाले जो उनका किस नियमावली के आधार पर सिलेक्शन होगा, लेकिन जब तक नियमावली के आधार पर उनका पूर्ण रूप से नहीं पता चल पाएगा, हम आंदोलन अपना जारी रखेंगे। तो इनका कहना है कि आंदोलन जारी रखेंगे। और कोई नेता आप में से बोलने वाला जो पूरी जानकारी हो, इधर आ जाइए मैडम, आप इधर आ जाइए, जिसको पूरी जानकारी हो वो आगे आइए, जिससे कि आपकी अंदर की पीड़ा सारी शासन प्रशासन तक पहुंच सके, मुख्यमंत्री जी आपकी बात सुन सके, हमारे चैनल के माध्यम से मंत्री जी सुन सके, क्योंकि मीडिया आजकल के दौर में एक ऐसा माध्यम है जो आपकी खबरों को आगे तक पहुंचाता है, आपकी पीड़ा को आगे रखने का आपके पास स्वतंत्रता है। मैडम बैठ जाइए, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम गीता खत्री है। और इधर देख के बताएंगे, हमारा चैनल मंत्री जी भी देखते हैं, तो हम उनको बताएंगे जो शिक्षा मंत्री जी है कि आप किस पीड़ा से गुजर रहे हैं। सर ये बड़ी विडम्बना है कि हम लोग पढ़े लिखे ट्रेनी होके भी बीएड प्रशिक्षक टीटी होती है भी। सर आज हमारे समस्त साथी यहाँ पे बैठे हुए हैं और हमारा एक ही मुद्दा है, सर हम ट्रेंड हैं,
हमारे पास क्वालिफिकेशन है, हमारे पास गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हर वो डिग्री है जिससे जो कि हमें वैलिड बनाती है कि हम जॉब के लिए गवर्नमेंट सेक्टर में वैलिड है। उसके बावजूद सर कोई भी आता है सर, नियमावली के साथ छेड़छाड़ होती है और हम लोगों को यहाँ पे बैठना पड़ रहा है, मजबूरी है सर हम लोगों की। तो क्या लगता है आपको कहाँ चूक हुई है? सर मुझे लगता है कि जो नियमों को प्रेजेंट करने में मेरे ख्याल से कोर्ट में कुछ त्रुटि रह गई है, जिससे कि शायद जजमेंट हमारे पक्ष में नहीं आ पाया है सर। तो क्या लगता है अब आपके लिए क्या कर सकती है सरकार? सर मुझे लगता है कि नियमों के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को होना चाहिए कि प्रॉपर तरीके से तथ्यों को पेश किया जाए आगे सुप्रीम कोर्ट में, और हमारे लिए भी एक जायज़ मांग जो हमारी प्रॉपर तरीके से आ रही है सर, उसको सही तरीके से सामने लाया जाए सर। तो बहुत बड़ी बात है, ये लोग मांग रख रहे हैं सरकार से कि कहीं ना कहीं इनकी बात आगे आ सके। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है आपका? जी अरविंद राणा। राणा जी, जिस प्रकार से पिछले दिनों मैं भी यहाँ आया था और यहाँ आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे, बातचीत हुई पूरी, पर उसके बाद जो SMS का दौर शुरू हुआ, मैसेज का या ये कमेंट का दौर हुआ, धमकियाँ मिलने लगी हम पत्रकारों को ही उल्टा। तो क्या जिस प्रकार से आप लोग अपनी बात रखें तो आपको भी धमकियाँ मिल रही हैं अब? देखिए जी, हमें तो रोज़ाना धमकियाँ उनकी मिलती रहती हैं, लेकिन ये जो है कोई समझदारी की बात नहीं है, क्योंकि हम लोग जो इसमें अपनी बात करते हैं कि हम लोग यहाँ पे आए हैं, पूरे प्रदेश से हमारे साथी आए हैं, कोई चंपाओं से, कोई पिथौरागढ़ से, कोई टिहरी से है, वो किसी के साथ लड़ने झगड़ने के लिए नहीं आया, अपने हक हुकूक और उसके लिए आया है। कि आप लोग जिस प्रकार से पढ़े लिखे वर्ग से माने जाते हैं, शिक्षक जो है पढ़े लिखे होते हैं तभी बच्चों को आगे गाइड करते हैं, तो ऐसे शिक्षकों को क्या सरकार को देना चाहिए जो उल्टा धमकियां देने पर उतारू हो जाएं? जी, ऐसे को तो शिक्षक बनने का कोई हक नहीं है। जो मुझे लगता है, अगर जो पत्रकारिता हमारा चौथा स्तंभ है, तो उसको अगर इस तरह से वो धमकाते हैं या किसी हमारे प्रशिक्षितों को धमकाते हैं कि जो किसी जायज़ तरीके से अपनी वैलिड डिग्री लेके जो है एक जॉब के लिए संघर्ष कर रहा है, उसको भी अगर गालियाँ देते हैं, तो ये उनसे की उसके बाद वो लोग आगे भी नहीं आना चाहते। उसके बाद वो कहते हैं, जब मैं यहाँ आता हूँ कि हाँ भाई आप अपनी बात रखना चाहते हैं, तो वो कहते हैं नहीं हम बात ही नहीं। सर वो आगे तभी तो आएंगे जब वो सही होंगे, वो सही नहीं है इसलिए वो आगे नहीं आ रहे। तो हम लोग क्योंकि चलो सही हक के इस बात को अब छोड़ते हैं आगे, तो आगे इस मुद्दे पे आते हैं जो आपके साथ हो रहा है। क्या करना चाहिए सरकार को? क्या लगता है आपको सरकार को जो है न्यायालय को पक्ष रखना चाहिए? सर हमारी इसमें दो मांगे हैं कि पहली हमारा अनुरोध इस सरकार से ये रहेगा कि न्यायालय में जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आपके पास एक विशेषाधिकार का प्रयोग आप कर सकते हैं, वो आपके पास एक शक्ति है, उस शक्ति का अगर प्रयोग करके, क्योंकि आपको पता है कि एक भर्ती प्रक्रिया जो 70% पूर्ण हो चुकी है, उसमें 30% पदों पे अगर आप किसी और बीच नियमावली में बिना किसी संशोधन के और अनैतिक तरीके से उनको अगर सम्मिलित करते हैं, तो कहीं ना कहीं पूरी भर्ती जो है निरस्त होने के कगार पर आ सकती है। हमारे जो साथी लग चुके हैं उनकी नौकरी पर भी खतरा हो सकता है। तो आप लोग को अगर अपने या तो अधिकारों का प्रयोग करें, अगर आपसे वो नहीं होता है तो फिर इसके माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आप विशेष अपील डालें और इस वहाँ पे ठोस पैरवी करें, जो कि मुझे लगता है कि माननीय उच्च न्यायालय में विभाग द्वारा ठोस पैरवी नहीं हुई है। तो जिस प्रकार से मैं बताना चाहता हूँ, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, ये B.Ed वाला, ये अपनी बात रख रहा है, तो इसी इंसानियत के साथ आपको भी अपनी बात रखनी चाहिए। और कहीं ना कहीं लोगों की पीड़ा है, कहीं ना कहीं लोगों की पीड़ा है, क्योंकि विभाग से ये लोग आमंत्रित थे, विभाग से इन्होंने B.Ed किया है, कहीं ना कहीं लोगों की पीड़ा है, ये बैठे हैं, तो अभी इनकी बात हम सुनने आते हैं। इसमें हमारा कोई लेन देन का कोई मतलब नहीं होता। और दूसरा है, हमारा इनके पक्ष उठाना हमारी ज़रूरत भी है, क्योंकि ये शिक्षक हैं और कहीं ना कहीं साक्षरता दे रहे हैं बच्चों को। तो मैडम क्या लगता है, अब जो है जो सरकार को, राज्य सरकार है, आपके पक्ष में क्या रखना चाहिए? मतलब मुख्यमंत्री जी को या आगे जो है विभाग को, न्यायालय से क्या मांग करनी चाहिए आपकी? सर सरकार को एक अपने विशेषाधिकारी का प्रयोग करते हुए पहले हम लोगों के बारे में भी देखना चाहिए, जो इतने दिन से हम लोग इंतज़ार कर रहे थे। 14 साल का हमारा एक लंबा संघर्ष है, हम इंतज़ार कर रहे हैं, और जो उम्र पार करने वाले हमारे भाई हैं, बहनें हैं, उन्हें पहले मौका मिलना चाहिए। NIS वालों के बारे में भी सोचे, बट लेकिन जो आगे हम लोग प्रोसेसिंग में है उनके बारे में पहले देखिए, B.Ed के बारे में। तो मांग है महिलाओं की, पहाड़ की महिलाओं की यही मांग है कि जो विभाग द्वारा कर रखा है जिन्होंने, उनकी पहली सुनवाई की जाए। कहीं ना कहीं जो है
मैडम क्या लगता है आगे क्या होना चाहिए? सर मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि जैसे अनायुष डीएलएड है तो बहुत सारे अनायुष डीएलएड वाले ऐसे भी हैं कि जिन्होंने ये प्राइवेट स्कूल के लिए सिर्फ इसलिए वैलिड था कि ये प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकें, न कि इनको ये नहीं था कि ये गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करें। और जो अनायुष ऐसे है कि बहुत ज़्यादा उसमें ऐसे भी विद्यार्थी हैं कि जिन्होंने स्कूल में पढ़ाया ही नहीं और अनायुष से डीएलएड की डिग्री ले ली। तो आरोप कहीं ना कहीं लगते नज़र आ रहे हैं। बीएड वाले कह रहे हैं डीएलएड जो बीएड एनआईयूएस है या डीएलएड एनआईयूएस है उसको कहीं ना कहीं जो है उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। पर ये जो है इनका पक्ष है, ये रख सकते हैं और पक्ष रखने के लिए हर कोई स्वतंत्र है। तो कहीं ना कहीं इनके जो है और भी जो है बीएड साथी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। तो क्या लगता है कहाँ पर गलती हुई, कहाँ पर चूक हुई, जिस प्रकार से आप लोग कहीं ना कहीं अपना जो है पक्ष रखने में कहीं ना कहीं वीक हुए, जिसके कारण जो है ये ऑर्डर आया सरकार से? सर नमस्कार, पहले मैं बीएड टीटी महासंघ का महासचिव रास्ता हूँ और देखिए हमने अपना पक्ष रखने में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी है और सरकार को पता है एक्चुअल में कि चीज़ें चल क्या रही हैं। ये बात ये हो गई है कि जो एनआईएस का डीएलएड है वो पहले केवल प्राइवेट स्कूल में जो पढ़ा रहे थे उनको केवल प्रशिक्षित करने की बात थी। उसमें उनको ये अधिकार नहीं दिया गया था कि वो जो हैं सरकारी स्कूल में पढ़ाने के लायक होंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे पास उत्तराखंड में रेगुलर डाइट है और रेगुलर डाइट में 60,000 लोगों में से 650 लोग जो है वो टीटी पास करके आते हैं और एग्ज़ाम पास करके आते हैं, तब जाके प्राथमिक में शिक्षक बनते हैं। तो क्या लगता है अब जो सरकार कह रही है कि इन लोगों को लिया जाएगा साथ में, तो क्या लगता है कि आप लोग अब क्या आपका अगला स्टेप क्या होगा? सर एक्चुअल में अगर ये लोग लिए जाते हैं तो हम तो अभी तक शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अगर ये लोग लिए जाएंगे तो उग्र प्रदर्शन होगा। उसके बाद जो भी काम होगा वो सरकार के हित में नहीं होगा कहीं ना कहीं से। तो कहीं ना कहीं जो है ये लोग प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं आगे, पर जो सूत्रों की माने तो न्याय विभाग इसमें कहीं ना कहीं हस्तक्षेप कर सकता है। तो क्या लगता है आपको न्याय विभाग क्या करेगा आपके? देखिए सर, न्याय विभाग तो वही करेगा जो सरकार चाहेगी। हम लोग तो केवल बेरोजगार हैं और बीएड टीटी प्रशिक्षित हैं। हम तो केवल अपनी मांग मनवाने के लिए एक संवैधानिक अधिकार के अनुरूप ही काम कर सकते हैं और असंवैधानिक हमने कभी सीखा ही नहीं है। बीएड टीटी महासंघ का ये इतिहास है। हमने कभी भी जब भी अपनी मांग मनवाने की कोशिश की हमने संवैधानिक अधिकारों के अंतर्गत ही की है और हम इस ढंग से कोई काम नहीं करेंगे ताकि ना तो सरकार के विपक्ष में वो बात जाए, ना हम कोई आगजनी तोड़फोड़ वाली बात कर रहे हैं। हाँ, अगर हमारे अधिकारों की अवहेलना हुई तो बीएड टीटी महासंघ वो उग्र आंदोलन करने को मजबूर हो जाएगा, जिसको सरकार शायद अगले 50 साल तक भी नहीं झेल पाएगी। तो इस प्रकार से बीएड वालों ने साफ कर दिया है कि कहीं ना कहीं वो लोग प्रदर्शन करेंगे और सरकार से ऐसा नहीं है कि सरकार के हित में करेंगे, सरकार के हित में रह के प्रदर्शन करेंगे ताकि उनकी मांग कहीं ना कहीं मानी जाए। और मैं डीएलएड इन लोगों से भी कहूँगा जो बीएड जो एनआईयूएस वाले हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से आप भी अपना काम करें। आप भी अगर बयानबाजी करना चाहते हैं तो सामने आइए, बयान करिए, उसमें कोई दोहराए नहीं है। परंतु अगर किसी प्रकार की अब जो है धमकियां दी जाती है तो इस पक्ष में किसी को बख्शा नहीं जाएगा और तुरंत इस पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि सरकार द्वारा जो है पत्रकारों को भी कुछ हित दिए गए हैं, उसमें कहीं ना कहीं आप भी आगे लपेटे में आएंगे। सर ऐसा है कि संवैधानिक अधिकार में वही लड़ेगा जो बिल्कुल नियमावली के अकॉर्डिंग होगा, जो संविधान के दायरे में होगा। तो आपको क्या लगता है कि एनआईयूएस वाले इस चीज़ के लिए जो है पूर्णता नहीं उतरते? जी, मैं आपको इसमें एक्चुअली क्या है, जब एनआईएस की नियमावली बनी, एनआईएस को केवल जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे थे उनको प्रशिक्षित करने का था ताकि वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकें, उनके लिए और कुछ नहीं था। आप 18 महीने का कोर्स है एनआईएस का, जो डीएलएड है 18 महीने का कोर्स है। अगर हम सैटरडे संडे गिने तो 72 दिन निकलते हैं। वो 72 दिन के प्रशिक्षित हैं। लेकिन जो रेगुलर डाइट है वो 2 साल का रेगुलर डाइट है, 2 साल पूरी ट्रेनिंग करते हैं, उसके बाद जाके निकलते हैं। और बीएड जो प्रशिक्षित हैं जैसे हम लोग हैं, हम 1 साल की पूरी ट्रेनिंग करते हैं, अब 2 साल पूरी ट्रेनिंग होती है। अभी तक एनआईएस के डीएलएड को टीटी में बैठने की भी परमिशन नहीं है। टीटी अनुभाग ने उनको अभी तक बैठने का परमिशन दी ही नहीं है।
फर्जी तरीके से इन लोगों ने टीटी पास किया है। और अभी जो हाई कोर्ट से निर्णय आया है वो निर्णय बहुत ही असंवैधानिक है। वो निर्णय इस ढंग से आया है जैसे कि किसी ने इनको प्रेशराइज किया हो वो निर्णय देने के लिए, वरना ये निर्णय कभी नहीं आता। तो जिस प्रकार से कहीं ना कहीं कोर्ट का ऑर्डर उनके पास आया है, तो कहीं ना कहीं से जो है कोर्ट उनकी बात मान रही है, तो क्या लगता है आगे भी आप भी कोर्ट में जा सकते हैं? बिल्कुल, हम कोर्ट में जाएंगे। अगर निदेशालय से या सचिवालय से या मंत्री जी हमारी बात को नहीं सुनते हैं, हमारी मांगों को नहीं मानते हैं, तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए बिल्कुल तत्पर हैं। हमें उसमें कोई देरी नहीं लगेगी, लेकिन हम फर्जी तरीके से बैकडोर एंट्री नहीं होने देंगे अपने प्राथमिक शिक्षक भर्ती में। तो कहीं ना कहीं शिक्षक जो है अड़े हुए हैं, उन्होंने कहा है बैकडोर बिल्कुल भर्ती नहीं होने देंगे अब जो हो रही है, और कहीं ना कहीं ये मामला उलझता नज़र आ रहा है, जबकि कोर्ट ने इसमें साफ कह दिया है। परंतु अभी तक मेरे पास कॉपी नहीं आई है इसकी, पर जो है NIUS वालों का कहना है कि हमारे पक्ष में मामला है। परंतु कहीं ना कहीं यहाँ जो शिक्षक है, जो BEd वाले हैं सरकारी, वो भी अपनी बात पे अड़े हुए हैं और मामला कहीं ना कहीं उलझ सकता है। धन्यवाद मंजीत सिंह अरोड़ा, धन्यवाद मानव चेतना से, धन्यवाद। अच्छा मंजीत भैया,